जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 सेकेंड चैप्टर का 5th नंबर लेक्चर यानी कि 5वां। ठीक है दोस्तों, आइए। तो दोस्तों आज का जो बात है, देखिए कुछ लोग होते हैं सिर्फ सोचते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, सोचते रहते हैं और कर नहीं पाते हैं। इस ढंग से समय बीतता चला जाता है और पता चलता है एग्ज़ाम का समय आ गया, कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग तो इतना बड़ा बड़ा मतलब हाँकते रहते हैं ना, कहते क्या है कि हम ये बन जाएंगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, है ना। पुरानी कहावत है, पुरानी जो है कहावत है कि मतलब करनी कुक्कुर और नाम लखनदेई। कहने का मतलब ये है कि काम नहीं करेंगे लेकिन मंजिल पूरा पूरा चाहिए और बड़े बड़े सपने देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा वर्क, तब आप डेवलपमेंट हो पाएंगे, तब आपको जो है वो लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो पाएगा, तब आप कुछ बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्क डन इज रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। ऑप्शन है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेल यू बराबर माइनस यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। बी वर्क एक्सटर्नल फोर्स डेल यू बराबर यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, बोथ नन ऑफ दिच। पहले तो आप टिक कीजिए, अपना लिखिए कॉपी में, ठीक, वीडियो को पॉज करके। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा कैसे, अब कहिएगा कैसे। ठीक, तो देखिए बात ऐसा है कि 11th में हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जो हुआ था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कौन फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई काइनेटिक एनर्जी, समझे। और यहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो जीरो हो जाता है, समझे। तो ये जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स उधर भेजिएगा ना, तो वर्क एक्सटर्नल फोर्स, कौन फोर्स? वर्क एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपका हो जाएगा, समझें। इसलिए इसका जो मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। समझ में आया? इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस में होता है, माइनस डेल यू, है ना, या माइनस यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, समझे। और वर्क एक्सटर्नल पॉजिटिव में होता है, इसलिए वर्क एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल यू बराबर यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है आपका, बोथ होगा 67 का। ठीक है दोस्तों, आइए 68 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड कलर का जो दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये प्लस क्यू से माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी का डायरेक्शन है। इस तरफ देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू है, पी का डायरेक्शन, इनिशियल है फाइनल। देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस तरफ जो है माइनस क्यू है और इस तरफ प्लस क्यू है। आप जानते हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा होता है? डाइपोल का होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, सेकेंड केस में क्या है? ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? सो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर निगेटिव क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू, समझे। यानी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ डायरेक्शन है, समझे।
है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर थीटा 0 से लेकर और थीटा 180 तक जो है वो डाइपोल को घुमा रहे हैं, समझे, डाइपोल को घुमा रहे हैं। और थीटा बराबर 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और थीटा बराबर 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, समझे। तो ऐसा आपको फिगर दे दिया जाएगा, बोलेगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180 डिग्री तक, है ना, घुमाने में, है ना, जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसको बताइए, ठीक। तो इसके लिए आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इसका सॉल्व। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको सॉल्व दिखा रहा, ठीक है। ऊपर वाला देखिए ये इनिशियल, नीचे वाला देखिए ये जो है आपका इनिशियल कंडीशन है ना। डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव इनिशियल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ई और पी के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 0 बन रहा, चूँकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, देख रहे हैं ना। पी के डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, समझे, है ना। पी का इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इस तरफ रहते हैं, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, यानी कि यहाँ एंगल कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री है। उसी में ऊपर में देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और पी का डायरेक्शन इस तरफ है, समझे, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव इस तरफ क्यों है, समझे। तो निगेटिव से पॉजिटिव उल्टा डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ थीटा जो है वो 180 है, ठीक है। तो डाइपोल को जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री में घुमाया जाता है, यानी 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपका कहलाता है वो कौन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पर, समझे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत कितना होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो बात ऐसा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल यू, है ना, डेल यू यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 यही होता है। तो यू 180 डिग्री माइनस यू 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यू 180 डिग्री कितना होगा, तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस पी ई कॉस 180 और माइनस, ठीक है, और यू नॉट का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस पी कॉस 0, समझे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा है कि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है ये पता करना पड़ेगा। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, कितना होता है -1, ठीक। तो कॉस 180 की जगह -1 पुट कीजिएगा तो माइनस पी या -1 यानी प्लस पी हो जाएगा। दूसरी बात, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू जो है वो 1 होता है, कॉस 0 इज 1, ठीक। तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस पी हो जाएगा। तो पी और पी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 2 हो जाएगा, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 देखिए, है ना, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 2 साथ में दोस्तों ये देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 2 और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स -2 ठीक, दोनों यही क्वेश्चन दोनों मैंने ऊपर दिया है। आइए ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 68 का हो जाएगा डी 2 डी आंसर, ठीक। और 69 का कितना हो जाएगा, 69 का कितना हो जाएगा, 69 का हो जाएगा सी 2 69 का सी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। डैश इज ए कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस, समझे। वैसा सुचालक जो आवेश एकत्र करके एक बार में उपकरण को आवेश देता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटर कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, या बोथ, या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ होता है। क्या होता है, बोथ। कैपेसिटर भी कंडेंसर भी कहते हैं और इसको मतलब दोनों एक ही का नाम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 का बोथ हो जाएगा। देखिए कैपेसिटर का क्या काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं सारा को इकट्ठा करेगा, एक बार में झोंक देगा, लो और पंखा आपका चलने लगता है, ठीक। और कैपेसिटर जब खराब हो जाता है आपके पंखा का तो पंखा कोढ़िया की तरह चलने लगता है, समझे। तो कैपेसिटर का अपना बहुत बड़ा रोल है, ठीक। तो चार्ज को इकट्ठा करके एक बार में जो देता है वो कैपेसिटर होता है, या कंडेंसर भी कह सकते हैं, संधारित्र, दोनों एक ही का नाम, ठीक। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए आगे।
सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई इलेक्ट्रिक करेंट टू स्टार्ट। कुछ विद्युत उपकरण जिसे चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए डैश है। ठीक है, कुछ ऐसा एप्लियंसेज होता है जिससे पंखा हो गया है ना, कूलर हो गया, इस सबको कितना एनर्जी एक बार में चाहिए। ठीक है, एक बार में कितना चाहिए समझे। तो इसका हो जाए 25 एम्पियर से 50 एम्पियर, 0 एम्पियर, 5 एम्पियर या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए। तो यहाँ 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 एम्पियर से 50 एम्पियर चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं आगे अब हम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। बैटरी सेल, उसके बाद केमिकल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है बैटरी या सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर केमिकल एनर्जी में, या बोथ या नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना। क्या होगा इसका देखिए 72 का। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, बैटरी या सेल जो भी है ना, वो सबसे पहले केमिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए। कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड। विद्युत आवेश, विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता डैश कहलाती है। कोई भी मतलब होगा ना, मतलब कैपेसिटर, वो कितना मतलब बहुते चार्ज, जितना चार्ज ग्रहण कर सकता है, चार्ज मतलब क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी चार्ज ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है, धारिता। समझ में आया। कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 74। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। धारिता गुण है, किसका गुण है, धारिता किसका गुण है दोस्तों, धारिता किसका गुण है, धारिता गुण है कैपेसिटर कंडक्टर, दोनों तो एक ही का नाम है। सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बोथ। ठीक है, 74 का बोथ हो जाएगा। ठीक, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, कैपेसिटर कहिए या कंडक्टर कहिए, दोनों एक ही का नाम है। संधारित्र या सुचालक, चाहे कंडेंसर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस चार्ज कौन ग्रहण करेगा सर, कैपेसिटर या कंडक्टर। अब जैसा कंडक्टर होगा वैसा जो है मतलब कि चार्ज ग्रहण करेगा, तो उस चार्ज ग्रहण करने की क्षमता वो कहलाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, कैपेसिटर किसका गुण है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, कैपेसिटेंस किसका गुण है, तो कैपेसिटर का गुण है। और कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है कंडक्टर। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी मारिए आप लोग। क्या मारिए, 74 का बी नहीं, सॉरी, ए बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 74 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई भी, सी बराबर भी बाई क्यू, बोथ नॉन ऑफ दिस। ठीक है, सी बराबर क्यू बाई भी, क्या होगा इसका हो जाएगा ए नंबर, सी बराबर क्यू बाई भी। 75 का ए, सी बराबर क्यू बाई भी। आगे आइए, आगे आइए। सी इज, सी यानी कैपेसिटेंस, सी इज डैश ऑफ क्यू एंड भी। ठीक है, सी इज डैश ऑफ क्यू एंड भी, सी क्यू भी से डैश है। देखिए सी जो है ना कैपेसिटेंस, वो क्यू भी पर जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, बोथ या नॉन ऑफ दिस। क्या होगा दोस्तों, ये बाबू आपका इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वो क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, यानी कि क्यू और भी पर जो है, क्यू और भी से वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू और भी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 76 में आइए। सी डिपेंड ऑन, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता किस पर है, सी निर्भर डैश पर करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर यानी सुचालक की बीमा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम यानी माध्यम का गुण, बोथ दोनों, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, सी ऑप्शन नंबर सही है, यानी सी जो है वो डिपेंड करता है, सी यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पर। ठीक है, यानी सुचालक की बीमा और जो मीडियम होगा ना माध्यम के गुण पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 77 क्वेश्चन। ठीक,
समझ में आया? चलिए आइए आगे। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस बराबर क्या पढ़े हैं? क्यू बाई भी। क्यू का क्या होता है? कूलम्ब। क्यू का कूलम्ब। अब भी का क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो कूलम्ब वोल्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। नहीं, इस कूलम्ब और वोल्ट को ना हम लोग, इस कूलम्ब और वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं पता है? फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। इसी को डिनोट करते हैं एफ से। किसे डिनोट करते हैं? एफ से। समझ में आया? तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो कूलम्ब बाय वोल्ट कहिए या फैराड कहिए या एफ भी कहेंगे वो भी सही है। यानी 78 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑल होगा, 78 का डी होगा। ठीक, आइए 79। फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? C बराबर 4πε r²। C बराबर 4πε r बोथ नन। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर इस प्रकार का है, ये एक स्फेयर है। क्या चीज़ है दोस्तों? स्फेयर। सर्किल नहीं समझिएगा, स्फेयर। इस पर जो है चार्ज है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। क्यू चार्ज है, समझे? इस पर क्यू चार्ज है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? इस पर वोल्ट भी है, समझे? तो इसका जो फॉर्मूला आया स्फेरिकल कैपेसिटर का वो कौन सा आया? 79 का। 79 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये C बराबर 4πε0r। ठीक है, C बराबर 4πε0r, यही है आपका कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। ठीक, समझे? 79 का बी। नेक्स्ट, इन स्फेरिकल कैपेसिटर रेडियस इज 1 मीटर देन इट्स कैपेसिटेंस। कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर उसका रेडियस 1 मीटर है, समझे, तो उसका धारिता कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, उसको बताना है। आइए दोस्तों मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए ये रेडियस 1 मीटर है, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, निकालना है। देखिए C बराबर कितना होता है? 4πε0r, तो 4πε0। ठीक है, R तो 1 है, तो R के जगह 1 हट गया, तो क्या बच गया? 4πε0। ठीक, 4πε0। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, समझे? अच्छा, आप बताइए कि 4πε0 का वैल्यू कितना होता है? देखिए 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है ना, वो कितना होता है? 9 × 10⁹ याद है? होता है ना। तो सिर्फ 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ 4πε0 का वैल्यू बाबू, सिर्फ 4πε0 का वैल्यू, 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ नहीं हो जाएगा, वही मैंने लिखा। ठीक, तो 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ समझ में आया? अब इसको जो है वो डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में। तो देखिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई किए और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किए, समझे? जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, 9 से 10 में डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 आएगा, समझे? 1.1 आएगा, और 10⁻10 जो ऊपर जाएगा तो -10, ये फैराड हो गया। 1.1 गुने 10⁻−10 फैराड, समझे? कोई दिक्कत? और इसको जब माइक्रो फैराड में चेंज करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड, यानी ये दोनों सही है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? है ना। C बराबर 1.1 × 10⁻−10 C बराबर 1.1 × 10⁻10 फैराड या 1.1 × 10⁻4 माइक्रो फैराड, समझे? माइक्रो में ऐसा होता है। ठीक, तो ये दोनों आपका सही है। समझ में आया? चलिए आगे आइए, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। इन स्फेरिकल कैपेसिटर रेडियस इज 1 मीटर देन इट्स कैपेसिटेंस 1.1 × 10⁻10 फैराड, B 1.1 × 10⁻4 माइक्रो फैराड, बोथ नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? 80 का। आप तो बता सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी आंसर। ठीक है, कौन सा? सी, 80 का सी। आई नेक्स्ट, 80 का सी। ठीक है, आई नेक्स्ट। 1 माइक्रो फैराड बराबर डैश फैराड, ये भी जान लें। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता है? ठीक है, 81। 10⁻⁻6 फैराड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻6 फैराड। समझ में आया? याद रखिएगा। चलिए 82, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना होता है?
अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर या 5 मीटर, बोथ नन ऑफ दिस क्या होगा? तो अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ सी इज 1 फैराड, अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो रेडियस बताइए। अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो रेडियस बताइए, कितना रेडियस होगा उसका। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए कैपेसिटर सी बराबर 1 फैराड। 1 फैराड होता है तो सी बराबर 4πε0 आर स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। तो कैपेसिटर कितना 1 डाल दिए तो 4πε0 आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। आर बराबर 1/4πε0। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। समझ में आया? तो रेडियस कितना होना चाहिए 9 इंटू 10⁻9। समझ में आया बात? सी बराबर 4πε0 आर होता है। कैपेसिटेंस हमको 1 चाहिए, मैंने 1 डाला। ठीक, तो 1 बराबर 4πε0 आर। समझे? तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। समझ में आया? आ रहा बात समझ में? और 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो 9 इंटू 10⁻9 मीटर। समझे? इतना रेडियस होना चाहिए। कितना रेडियस होना चाहिए? 9 इंटू 10⁻9 मीटर, इतना रेडियस होना चाहिए, तभी जो है वो 1 फैराड कैपेसिटेंस हो पाएगा। अब जरा सोचिए कि रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अब क्या अर्थ से भी बड़ा, अर्थ से भी बड़ा मतलब हम रेडियस लेंगे तब हमारा एक फैराड कैपेसिटेंस उड़ेगा। साइंटिस्ट का हो गया दिमाग खराब, है ना, भकुला गया। अब सोचा कि नहीं ये स्फेरिकल कैपेसिटर अब काम का नहीं है। समझे? तो फिर अब आगे सोचा गया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आगे वाले लेक्चर में आएगा। समझे? तो अर्थ से बड़ा रेडियस लेंगे तो पॉसिबल नहीं ना है। समझे? तो कितना हो जाएगा रेडियस? आर बराबर 9 इंटू 10⁻9 मीटर रेडियस जो है चाहिए, तभी 1 फैराड पुड़ पाएगा। ठीक, आइए। तो इफ सी इज 1 फैराड देन रेडियस कितना होना चाहिए 83 का बी हो जाएगा, है ना, 9 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर कुछ सही नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो भी फ्रेंड लोग हो सब लोगों को फ़ायदा हो इसका। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, समझ में आए? और हमसे जुड़ने के लिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम लिंक है जिसमें आपको PDF मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? PDF। समझें? PDF आपको उसमें मिलेगा। समझ में आया? PDF। ठीक, PDF मिलेगा, उसी में मिलेगा PDF आपको। ठीक, तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव का PDF उसमें आपको अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय हो।